नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे थे जहां हम लोगों ने इंडेमनिटी के बारे में बात करी थी। हम लोग इंडेमनिटी कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने सेक्शन 124 देखा, हम लोगों ने सेक्शन 125 देखा और हमने देखा कि इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, कितनी पार्टीज़ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट पर होती हैं। हमने बात करी थी 2 पार्टी की, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर, राइट? तो हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं गारंटी के बारे पर। इंडेमनिटी एंड गारंटी को लगभग लगभग साथ पढ़ाया जाता है क्योंकि काफ़ी हद तक ये चीज़ें देखने में सिमिलर लगती हैं, बट उसके बावजूद भी इन दोनों में काफ़ी हद तक डिफरेंसेस हैं। इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंस हम लोग अगली वीडियो पर समझेंगे, पर इस वीडियो पर हम देखेंगे कि गारंटी की डेफिनेशन होती क्या है, गारंटी का मतलब क्या होता है। अब सपोज करो कि मैं एक घड़ी लेता हूँ, मैंने एक घड़ी मंगाई अपने लिए, ठीक है, आई बॉट दिस वॉच। जब मेरे पास घड़ी का डब्बा आया तो उस डब्बे पर लिखा था कि 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी या लेट अस से 1 ईयर मैन्युफैक्चरर गारंटी लिखा था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 1 साल तक इस घड़ी में कोई दिक्कत निकल कर के आती है, तो जो मैन्युफैक्चरर होगा, वो मेरे को नई घड़ी देगा या मेरी घड़ी को ठीक करके मुझे देगा। तो मतलब 1 साल के लिए मेरी जो घड़ी है, वो प्रोटेक्टेड है। मेरी घड़ी कंप्लीटली सिक्योर्ड है। वैसे ही अगर मैं कोई दूसरा एग्ज़ाम्पल लेकर लेकर के चलूँ, अगर मैं कोई चीज़ मँगाता हूँ, मैंने सपोज़ लेट अस से हेडफ़ोन्स मँगाए, ईयरबड्स मँगाए या लैपटॉप मँगाया या नया मोबाइल मँगाया और उसमें 1 साल की 2 साल की गारंटी है। तो इस गारंटी का मतलब ये है कि इस उन 2 साल तक उस मोबाइल को अगर कोई दिक्कत भी निकल कर के आएगी, जो-जो उस गारंटी के अंदर दे रखा है, वो कोई दिक्कत निकल कर के आती है, तो मेरा मोबाइल कंप्लीटली सिक्योर रहेगा। तो मैं बिना किसी टेंशन के उस मोबाइल को खरीद सकता हूँ। अगर मैं उस मोबाइल को खरीदूँगा, तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। मुझे कोई दिक्कत उस मोबाइल के चक्कर पर नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द बेसिक जिस्ट ऑफ गारंटी। हम तो अपनी आम लाइफ़ पर सुनते हैं इस टर्म को, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा बंदा कह रहा है कि अगर नहीं होगा तो वो ऐसा करके देगा। तो बेसिकली आप सिक्योर हो जा रहे हो कि अगर कोई दिक्कत निकल कर के आएगी, तो आप कंप्लीटली उस दिक्कत से बच कर के रह सकते हो। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑल अबाउट। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लॉ के टर्म पर कि लॉ के टर्म पर गारंटी क्या होती है। तो लॉ के टर्म पर जो गारंटी है उसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 126 के अंदर। तो 126 समझा देगा हमको कि गारंटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो लॉ की बात करते हैं। हम चलेंगे 126 की तरफ। तो हम आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर। हमने 124 125 पढ़ लिया था, यह है 126। तो 126 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। तो पहले हम वर्ड्स को समझते हैं कि वर्ड्स क्या क्या हैं। ठीक है, हमने क्या क्या बात करी? हमने बात करी श्योरिटी, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर की। प्रिंसिपल डेटर, हमने 3 वर्ड्स को सुना। प्रिंसिपल डेटर, अब ये होते क्या क्या हैं? तो सपोज करो, इसको एग्जांपल हम समझते हैं एक लोन वाला एग्जांपल लेकर के। लेट अस से ए ने बी से लोन मांगा। ए ने बी से लोन मांगा कि मुझे सर 10 करोड़ का लोन दे दो, मुझे एक बिजनेस शुरू करना है। बी ने कहा ठीक है, कोई कोलेट्रल है तो जमा करो। ए ने कहा मेरे पास तो कोई कोलेट्रल है नहीं, पर हाँ मेरी कंपनी का आइडिया बहुत अच्छा है और मुझे पता है कि मेरी जो कंपनी में खोलने वाला हूँ, जो मैं बिजनेस करने वाला हूँ, ये बहुत सक्सेसफुल होगा और मैं आपको सारा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। तो बी ने कहा नहीं यार, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। अगर लॉस होगा तुम पैसा कहाँ से लेकर आओगे? 10 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, कहाँ से लेकर के आओगे? तो बी कहता है कि मैं नहीं, आपको पैसा नहीं दूंगा। तो इतने में सी, जो ए का बहुत अच्छा दोस्त है और जिसे पता है कि सी ए का आइडिया बहुत अच्छा है और ए काफ़ी ऐसे बड़े बड़े बिजनेस बना चुका है, वो बी के पास आता है और बोलता है एक काम करो, आप ए को 10 करोड़ रुपए दे दो। अगर ए आपको 10 करोड़ रुपए ना चुका पाए तो ए की जगह 10 करोड़ रुपए मैं आपको चुकाऊंगा। सी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, तो अब यहाँ 3 पार्टी निकल करके आ गई। इंडेमनिटी में क्या था? 2 पार्टी थी, ए और बी। ए बी से बोलता है कि तुम कुछ करो या ना करो, तो मैं तुमको कोई लॉस होगा तो उसका भरपाई मैं करूंगा। तो ये ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। पर यहाँ पर को अब एक बंदा सी आ जा रहा है
जो बोल रहा है कि अगर ए पैसे वापस नहीं दे पाएगा या ए कोई काम नहीं कर पाएगा तो मैं ए के बदले वो काम करके दूंगा। तो अब बी को कोई टेंशन नहीं है, अगर ए वो काम नहीं कर पाया तो बी सी से वो काम करवा सकता है, सी से वो पैसे मांग सकता है। तो यहाँ सी सिक्योर है। अब हमने बात करी तीन चीजों की, सिक्योरिटी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर। तो इस केस पर ए मांग रहा है पैसा, जो पैसा मांग रहा है वो होगा प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर जो पैसा दे रहा है वो होगा क्रेडिटर। क्रेडिट करना आपने पढ़ा होगा ना, डेबिट एंड क्रेडिट, क्रेडिटर। तो बी पैसा दे रहा है, बी इज क्रेडिटर। और सी जो है वो इन दोनों के आसपास नहीं आ रहा है, पर वो एक श्योरिटी बना है कि हाँ ए पैसा वापस चुकाएगा, तो सी इसमें है श्योरिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं सेक्शन 126 के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जो है प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तो इन तीन पार्टी के बीच में ये अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, अब आकर के हम देखते हैं फिर से सेक्शन क्या बोलता है। सेक्शन बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी is a contract to perform the promise is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third part person in case of its default. इतनी डेफिनेशन है बस। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of its default. तो अब यहाँ दो चीजों की बात करी गई है, अब दो चीजें क्या क्या हैं इनको हम आकर के समझेंगे। तो जिन दो चीजों की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो ए या बी के बीच में जो प्रॉमिस हुआ है उसको पूरा करवा दे, और अगर जो प्रिंसिपल डेटर है वो अपना प्रॉमिस पूरा ना कर पाए तो दूसरा इंसान आकर के उस प्रॉमिस को पूरा कर दे। ठीक है, ये है साफ साफ सिंपल वर्ड्स पर डेफिनेशन कि या तो ए और बी के बीच में जो प्रॉमिस हो रखा है वो पूरा हो जाए अपने आप, फिर कोई दिक्कत नहीं। और अगर प्रॉमिस पूरा ना हो पाए तो सी जो एक थर्ड पार्टी है वो आकर के इस प्रॉमिस को पूरा कर दे। दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का इजी मीनिंग। ठीक है, एक बार फिर देखते डेफिनेशन क्या बोलती है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, या प्रॉमिस को परफॉर्म करो, और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इस डिफॉल्ट। अगर थर्ड पर्सन उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहा है, डिफॉल्ट कर देता है, तो उस प्रॉमिस को पूरा आप करो, उसकी लायबिलिटी को आप डिस्चार्ज करो। तो द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। जो इंसान गारंटी को देगा उसको हम बोलते हैं श्योरिटी। हमने जो एबीसी का एग्जांपल लिया था कि ए ने बी से पैसा उधार मांगा और सी ने कहा कि अगर ए नहीं देगा मैं पैसा दे दूंगा, तो इस केस पर जो सी है, ये सी है श्योरिटी। ठीक है, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। जिसकी डिफॉल्ट करने के ऊपर गारंटी दी गई है, यहाँ पर को ए ने कहा कि ए ने पैसा उधार मांगा है और सी कह रहा है कि ए के बदले पैसा मैं दे दूंगा अगर ए नहीं दे पाएगा तो यहाँ पर को ए के बिहाफ पर, ए के डिफॉल्ट के ऊपर गारंटी दी गई है, तो हम ए को बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर, जो हमने बात अभी करी थी थोड़ी देर पहले। और फाइनली प्रिंसिपल डेटर एंड फाइनली द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। जिसको गारंटी दी जा रही है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। अ गारंटी में बी आइदर ओरल और रिटन। गारंटी या ओरल होगी या रिटन में हो सकती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा पहला केस, इसको समझने के लिए और अच्छे से और इजी लैंग्वेज पर। इस केस का नाम है पी जे रजप्पन, RAJAPPAN वर्सेस एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज। ये जो केस है, ये केस है 1983 का। अब इस केस पर क्या हुआ था, जो गारंटर था उसने गारंटी पे साइन नहीं करा था। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट पे ए और बी ने साइन करा था और सी के कहने पर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करा गया था। सी इसमें श्योरिटी था, पर सी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा था। सी ने कहा था मैं कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन कर दूंगा, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करो। और जब बाद में कॉन्ट्रैक्ट पर डिफॉल्ट हो गया तो इस केस पे सी ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा ही नहीं था, मैं श्योर नहीं था कि मैं श्योरिटी दूंगा नहीं दूंगा। तो कोर्ट ने इस केस पे ये कहा कि अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है
एज अ पर्सन आपका इस कॉन्ट्रैक्ट पर इन्वॉल्वमेंट है, तो आप श्योरिटी हो, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी कैन बी आइदर रिटन और ओरल। हमने पढ़ा इट कैन बी इधर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो आपने इम्प्लाई करके अपना काम करा रखा है, आपने ओरल प्रॉमिस दे रखा है, देयरफॉर यू आर लायबल। दिस वाज हेल्ड इन दिस केस। आई होप आपको केस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, इसको हम यही समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर हम बाद में जाएंगे। ठीक है, एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के। एसेंशियल्स देखो, हमने अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट इज अ अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एन अग्रीमेंट बिटवीन थ्री पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कौन कौन? प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट इन तीन लोगों के बीच पर है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ये है कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जो श्योरिटी है वो आकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके दे देगा। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि यहाँ तीन पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी है। अब आप कहोगे तो इंडेमनिटी में भी ऐसा कुछ हो रहा था, राइट? कि इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, डैमेजेस होंगे तो ये डैमेज ला करके देगा, और बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जब हम बात करते हैं इंडेमनिटी और गारंटी की, वो काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिलते हैं, बट उसके बावजूद भी उनमें डिफरेंस बहुत निकल करके आता है। अब डिफरेंस क्यों निकल करके आता है वो हम बाद में समझेंगे, जब हम श्योरिटी को, प्रिंसिपल डेटर को, क्रेडिटर को डिटेल पर पढ़ेंगे। इंडेमनिटी में क्या, मैं फिर भी आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। इंडेमनिटी में क्या था? दो पार्टी थी, ए और बी। ए बी से बोलता है कि तू जा करके सी से कॉन्टैक्ट कर, या कोई काम कर, या कोई काम ना कर, तेरे को डैमेज निकल करके आएगा तो मैं पूरा करूंगा। ए बी से बोलता है तो घर खरीद ले, तेरे घर में कोई डैमेज निकल करके आएगा मैं दे दूंगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। यहाँ सी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए बी से बोलता है तू गाड़ी खरीद ले, अगर तेरी गाड़ी को एक साल के अंदर कोई डैमेज निकल करके आएगा तो मैं उस डैमेज को देख लूंगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, राइट? तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के एग्जाम्पल है। दो पार्टी इन्वॉल्व है और कभी कभार तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, बट ए का इस सी से कोई कनेक्शन नहीं है, ए का कनेक्शन सिर्फ बी से है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे ए सिर्फ बी से बात कर रहा है कि तू ऐसा कर या तू ऐसा ना कर, उसको सी से कोई मतलब नहीं है। पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच पर, जो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। एक कॉन्ट्रैक्ट है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच पर, और एक कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच पर। तो यहाँ तीन तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं, तीन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करे जा रहे हैं। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच पर, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच पर, और श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच पर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर तीन कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी के बीच पर। अब हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, बट उसका कनेक्शन सिर्फ बी और सी के बीच पर है, ए का उससे कोई लेना देना नहीं है। सी ए को सू नहीं कर सकता, सी को बी को ही सू करना पड़ेगा। पर यहाँ ए सी को सू कर सकता है, बी सी को सू कर सकता है, या सी ए को सू कर सकता है। तो देखा जाएगा कि कौन इसको सू करेगा, कब क्या होगा वो हम देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा, एग्जाम्पल लेकर लेकर चलते हैं, विजय माल्या देश छोड़ करके भाग गए पैसा खा करके बैंकों का। तो विजय माल्या ने तो इतने करोड़ों का लोन लिया होगा नहीं, तो लोन किसने लिया था? उनकी कंपनी ने, किंगफिशर ने, जो भाई कंपनी लोन उन्होंने लिया था। अब जो विजय माल्या थे वो बने थे इस केस पे श्योरिटी। अब जब ये कंपनी ने बैंक के साथ डिफॉल्ट कर दिया तो जिम्मा आ गया श्योरिटी का, और श्योरिटी भाग गया। ये बेसिकली ऐसे लोग भागते हैं, जो विजय माल्या भागे, जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच पर है? बैंक ने कंपनी को सू करा, कंपनी नहीं दे पाई, बैंक ने श्योरिटी को सू करा। पर इस केस पर अगर ए कुछ नहीं करेगा तो सी ए को सू नहीं कर सकता, बी को ही ए को सू करना पड़ेगा। सी बी को सू करके अपना क्लेम मांगेगा, और बी ए को सू करके अपना क्लेम मांगेगा। बट इस केस पर बी इसको भी सू कर सकता है, बी इसको भी सू कर सकता है। तो डिफरेंसेस भी निकल करके आते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट इंडेमनिटी एंड गारंटी, जिनको हम अगली वीडियो पर डिटेल पर समझेंगे। ठीक है, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है, सेकेंड इसेंशियल इज कंसिडरेशन। हमने क्या देखा था? हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बी ए को पैसा दे रहा है, ए उसको विद इंटरेस्ट पैसा लौटा रहा है।
सी श्योरिटी है, वो कह रहा है ए नहीं देगा तो मैं बी को पैसा दे दूंगा, बट सी को क्या मिल रहा है? तो इस केस पर एक बी ए को पैसे दे दे, दिस इज एन कंसिडरेशन फॉर सी। अगर बी ए को पैसा नहीं देगा तो सी का मतलब नहीं बनता। सी इसलिए आ रहा है कि बी ए को पैसा दे दे, तो कंसिडरेशन जो यहाँ पर को हो रही है वो ए को पैसा मिलने की बात करी जा रही है। दिस इज द कंसिडरेशन इन दिस केस। ठीक है, अब इसमें भी एक केस है जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। दिस केस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस प्रीमको सॉ मिल। प्रीमको सॉ मिल। अब इस केस पर क्या हुआ था? इस केस पर जो डिफेंडेंट थी उन्होंने बैंक से लोन लिया था और बैंक को लोन चुका नहीं पा रही थी, तो बैंक उनको धमकाया, डराया और कहा कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे। तो जो डिफेंडेंट के हस्बैंड ने, उन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं बन जा रहा हूँ श्योरिटी, मैं अपनी पत्नी के बिहाफ पर जो लायबिलिटी की पे कर दूंगा, और इसी के एवज पर वो बैंक को एक देते हैं प्रॉमिसरी नोट। आपने अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा हो तो पता होगा आपको प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, वरना हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्रॉमिसरी नोट दे देता है बैंक को और अपनी वाइफ का श्योरिटी बन जाता है। तो बैंक उसकी वाइफ को परेशान करना बंद कर देता है। बेसिकली यहाँ पर वो कंसिडरेशन क्या है कि बैंक उसकी वाइफ को परेशान ना करे, राइट? तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि पैसे के टर्म्स पर हो, कंसिडरेशन कोई और चीज भी हो सकती है। सो कंसिडरेशन फॉर अश्योरिटी इज द फैक्ट कि जो प्रिंसिपल डेटर है उसको वो चीज मिल जाए जो उसको रिक्वायर है। ठीक है, दिस इज योर कंसिडरेशन। देन लायबिलिटी। अब लायबिलिटी किसकी है? लायबिलिटी देखो, जो अब लायबिलिटी जब हम बात करते हैं, जो प्राइमरी लायबिलिटी है, प्राइमरी लायबिलिटी होती है आपकी प्रिंसिपल डेटर की। जब भी ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो प्राइमरी लायबिलिटी होगी वो होगी ए की। जब ए डिफॉल्ट करेगा तब लायबिलिटी बनेगी श्योरिटी की। जब तक ए डिफॉल्ट नहीं करता बी श्योरिटी को सू नहीं कर सकता। तो पहला ड्यूटी बनती है ए की कि वो जाकर के बी को जो उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। तो श्योरिटी की लायबिलिटी तब अराइज होती है जब प्रिंसिपल डेटर अपनी लायबिलिटी को करने से फेल हो जाता है। सो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ लायबिलिटी। Fourth example is presupposes the entire existence of debt. Presuppose the existence of debt. जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की तो हम कहते हैं कि पहले से ही बैंक के पास या किसी थर्ड पार्टी के पास कोई लोन है, कोई डेट है। अगर डेट नहीं होगा श्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। अगर ए यहाँ पर को आकर के बी को सब पैसा चुका दे, सी का कोई लेना देना नहीं बचा, बी का सी से कोई मतलब नहीं है। बी को अपने पैसे से मतलब है, अगर पैसा ए दे नहीं दे पा रहा है तो सी दे। तो पहले से माना जाएगा कि वहाँ पर वो कोई डेट एग्जिस्ट करता है। अगर डेट एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। एक केस इसमें भी है जिसका नाम है स्वान वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। स्वान वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। इस केस में यही कहा गया था कि जो आपका डेट है वो होना चाहिए, दे मस्ट बी अ प्रीसपोजिशन विद रिगार्ड टू द डेट। अगर डेट नहीं होगा लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। लेट अस से ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा विच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ए कहता है बी से मैं जाकर के डी का मर्डर करूंगा, मुझे मर्डर करने के लिए 1 लाख रुपए का बंदूक खरीदनी है या कुछ और खरीदना है, 1 लाख रुपए का लोन दे दो। बी ने ए को लोन दिया। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल लॉ के ऊपर मत जाना, बस एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक है? कि सपोज करो दिस इज अ वाइड अग्रीमेंट, ये पैसे जो दिए जा रहे हैं ये इलीगल तरीके से दिए जा रहे हैं, इट्स अ वाइड अग्रीमेंट, वाइड मनी है और ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, वाइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? अब सी है, सी बनता है श्योरिटी। जब सी को पता चलता है कि पैसे दिए गए थे खून करने के लिए, पैसे गलत दिए गए, सी हट जाता है, कह रहा है अरे मैं मुझे नहीं करना, मैं नहीं दे रहा हूँ इसकी बात। तो अब जाकर के बी सी को सू नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाइड था, ये पैसे नहीं दिए गए माने गए थे। तो जो देयर मस्ट ऑलवेज बी अ डेट, जब तक डेट है तब तक श्योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, डेट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर को जितने भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स हैं वो सारे पूरे होने चाहिए। अगर ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करे कि वो जाकर के डी का मर्डर करेगा और नहीं करेगा, सी श्योरिटी खड़ा है, वो बी को इतने रुपये का कंपनसेशन देगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है बिकॉज एन अग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट इज वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी इसेंशियल्स हैं उनको पूरा करना यहाँ पर को कंपलसरी है। अगर उसको आप नहीं करोगे देन योर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड वॉइड। दिस इज योर other what do you call it, fifth essential.
नाउ कमिंग टू सिक्स्थ एसेंशियल विच इज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। जो क्रेडिटर है वो को बात छुपाएगा नहीं, वो सबका सब बात श्योरिटी को बताएगा। अगर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट पर एंटर कर रहे हैं, सी एज अ श्योरिटी खड़ा हो रहा है, तो सी को पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के एक्चुअल टर्म्स क्या है, और बी किस बेसिस पे इसे पैसा मांगने वाला है, किस रेट पर पैसा मांगने वाला है, क्या मांगने वाला है, सी को सब कुछ बताएगा। ये नहीं होगा कि सी को बोल दिया कि हाँ तुम एज अ श्योरिटी खड़े हो जाओ, मैं तब पैसा दूंगा, मैं ना इंटरेस्ट बता रहा हूँ ना क्या बता रहा हूँ, पता चला कि इंटरेस्ट जो था वो 90% था। तो सी को जब पता ही नहीं है कि इंटरेस्ट 90% है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं। तो अगर आप सी से कोई चीज छुपाओगे तो दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो देयर मस्ट बी नो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। जो फैक्ट है उनको आप जैसा है उस फैक्ट को आप वैसा लेकर के जाओगे और वैसा शो करोगे। दिस इज योर व्हाट वी कॉल इट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। और लास्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो मिसरिप्रेजेंटेशन व्हाटसोएवर। आप मिसरिप्रेजेंटेशन करोगे, अगेन जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वाइड और वाइडेबल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, क्या क्या होगी, क्या हो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो। तो सारे इलोनी मस्की फैक्टर्स लगा लोगों करके द कॉन्ट्रैक्ट माइट बी डिक्लेयर्ड वाइड। अब हम बात करते हैं अबाउट द काइंड्स ऑफ गारंटी दैट देयर आर। काइंड्स ऑफ गारंटी, जब हम बात करते हैं गारंटी की, तो गारंटी गारंटी दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट इज स्पेसिफिक गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी, एंड देन वी विल हैव अ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक गारंटी की, तो हम कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए गारंटी दे रहे हैं। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि ए को घर बनाना है, वो बी को एक घर बनाने के लिए, बी घर बनाने के लिए ए को लेट अस से 15 लाख रुपए दे, और अगर ए वापस नहीं चुका पाएगा तो सी कॉन्ट्रैक्ट 15 लाख रुपए बी को देगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गारंटी, ठीक है। वहीं पर को अगर हम बात करें कंटिन्यूइंग गारंटी की, तो ये वन टाइम गारंटी है। ए का घर बन गया, इन्हें पैसे चुका चुका दिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब कुछ मतलब नहीं है। वहीं कंटिन्यूइंग गारंटी कि आपने एक बार गारंटी दे दी तो गारंटी कंटिन्यू होने पर लगी, रिगार्डलेस ऑफ कितनी बार क्या होने पर लगा है, आप गारंटी दे चुके हो तो गारंटी कंटिन्यू होते रहेगी, वो चलते रहेगी, फिर को मतलब नहीं है। फिर अगर लेट अस से ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि एक कोचिंग क्लास चलाने वाला है, और उसको चलाने के लिए बी ए को हर साल 10 लाख रुपए देगा कि ए अपना खर्चा निकाले, और ए अगर वापस ना चुका पाए साल के एंड पे तो सी इसको पे करेगा। तो 3 साल तक का तो ए ने पैसा चुकाया, फोर्थ ईयर पैसा नहीं चुकाया, तो अब सी ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ 3 साल के लिए गारंटी दे रहा था, फोर्थ ईयर के लिए अब मुझे छोड़ दो, नहीं। तो ये गारंटी कंटिन्यूइंग गारंटी है, आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है पर गारंटी कंटिन्यू होने पर लगी है, गारंटी चलने पर लगी है, गारंटी चलते रहेगी। दिस इज योर कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। अब बात करते हैं रेवोकेशन की, कि गारंटी का रेवोकेशन हो सकता है, क्योंकि ये तो एक गारंटी तो ये है, स्पेसिफिक गारंटी आपने दे दी और ठीक है, आप चाहो तो उसको भी रिवोक कर सकते हो, बट लोग जनरली रिवोक करते नहीं है। जब हम बात करते हैं रिवोकेशन की, तो दोनों जगह सेम चीज अप्लाई की जाएगी, बट थोड़ा डिफरेंस निकल करके आएगा स्पेसिफिकली इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, बिकॉज ये गारंटी कंटिन्यूएशन पर है। अगर ए कहता है कि कोचिंग एग्जाम्पल लेता है कि मैं सी कहता है मैं 3 साल के लिए ए को गारंटी दे रहा हूँ, तो एक गारंटी बन गई स्पेसिफिक गारंटी, 3 साल के लिए गारंटी है। फोर्थ ईयर से ए अपने राम भरोसे है, सी का उसमें कोई लेना देना नहीं बचा। बट अगर सी ये ना बोले कि मैं 3 साल के लिए गारंटी दे रहा हूँ, तो लाइफ टाइम जब तक वो चलते रहेगा तब तक गारंटी होगी। कब तक गारंटी होगी? नंबर वन, जब तक वो उसको रिवोक ना करे बाय नोटिस, रिवोकेशन बाय नोटिस। अब नोटिस कब तक माना जाएगा? नोटिस तब तक माना जाएगा जब तक वो प्रॉपर तरीके से जा रहा है। प्रॉपर तरीके से जा रहा है इन द सेंस कि लेट अस से ए, जो बी है वो ए को पैसा साल के फर्स्ट तारीख को देता है, 1 जनवरी को पैसा देता है। तो अगर बी ने 3 साल तक का पैसा दे दिया, अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा है तो स्पेसिफिक गारंटी है, बट ऐसा कुछ नहीं करा है तो मतलब फोर्थ बी ए को 10 लाख रुपए देगा। बट अगर सी 31 दिसंबर को जाकर के बोल दे कि एक नोटिस दे दे कि मुझे अब इस गारंटी को कंटिन्यू नहीं करना, अपना देख लो, और बी ए को पैसा देता है, देन सी इज नॉट लायबल। बट वहीं पर को अगर ए 2 जनवरी को नोटिस देता है, तो उस केस पर उस साल के लिए सी लायबल है, उसके बाद सी लायबल नहीं होगा। मतलब जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट की का डेट आ रहा है, जब तक ए पैसा नहीं चुका रहा है तब तक रेवोकेशन
नहीं माना जाएगा। रेवोकेशन होने के लिए द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज कि आपको गारंटी का जो चीज़ हो रहा है, जो उसमें प्रॉमिस किया जा रहा है, उसके पूरे होने से पहले पहले उसको करना पड़ेगा। आप नहीं कर पाओगे देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ वैलिड गारंटी, वरना वो आप रिवोक करके खत्म करा सकते हो। आप नहीं करोगे, गारंटी रिवोक नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, आप गारंटी आपने दे रखी है, आप पूरा इसको देखो। अगर समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर समझाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं, ए है, बी है और सी है। ए प्रिंसिपल डेटर है, बी क्रेडिटर है, सी श्योरिटी है। यहाँ तक आई होप आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ए को कोचिंग क्लास चलानी है, जिसके लिए ए को हर साल 10 लाख रुपए चाहिए, जो बी देगा ए को, और ए हर साल की 31 तारीख को तक इस 10 लाख को वापस करेगा, नहीं करेगा तो सी को वो पैसा देना पड़ेगा बी को। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, और एक कंटिन्यूइंग गारंटी है। जब तक ए ट्यूशन पढ़ाएगा तब तक बी 10 लाख रुपए देगा ए को, और सी जो है वो एज अ श्योरिटी एक्ट करते रहेगा। अब होता क्या है कि जो बी है वो ए को पैसा 1 जनवरी को देता है। अब अगर सी 31 दिसंबर को रिवोक कर दे, एक नोटिस भेज दे कि मैं पैसा नहीं देने वाला आज से, और बी उसके बाद 1 जनवरी को ए को पैसा देता है, देन ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है, सी का उस कॉन्ट्रैक्ट से अब कोई भी लेना देना नहीं बचा। बट हाउएवर अगर सी 2 जनवरी को वो नोटिस देता है, तो बी ए को ऑलरेडी पे कर चुका है, तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए जो सी है वो लायबल है, उसके बाद लायबल नहीं होगा। उस साल सी लायबल रहेगा 31 दिसंबर तक, उसके बाद सी लायबल नहीं रहेगा। दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। तो अगर आपको रिवोक करना है तो बेसिकली आप एक नोटिस भेज सकते हो और वहां से अपना काम खत्म कर सकते हो। और इस नोटिस का अगर आपको केस देखना है तो केस है ऑफवर्ड वर्सेस डेविस का, ऑफवर्ड वर्सेस डेविस। इस केस को आप जाकर के सर्च करके पढ़ लेना अगर आप चाहो तो, वरना कोई खास ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो, ठीक है। दूसरा क्या है, बाय डेथ। अगर श्योरिटी मर जाए फिर क्या? तो अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है कि सी, अगर ए पैसा नहीं चुका पाएगा, सी पैसा चुकाएगा, और सी मर जाता है, तो देन सी डाइड, बट स्पेसिफिक गारंटी होगी तो सी की लाइबिलिटी बनेगी। और जो लीगल एयर्स होंगे वो आकर के पैसा चुकाएंगे। तो वहीं पर वो सेम केस निकल करके आता है जैसे हमने रिवोकेशन में पढ़ा था। अगर जो सी है वो मर जाता है बिफोर द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, वो 27 दिसंबर को मर जाता है, तो उसके बाद अगले साल के लिए अब वो लायबल नहीं होगा। बट अगर वो 3 दिसंबर को मरता है, लेट अस से 5 मई को मरता है उस साल, जिस साल वो मरा है उस साल के लिए उसकी जो लीगल ईयर है वो लायबल है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था, वो श्योरिटी की तरह एक्ट कर रहा था। तो दिस इज द बेसिक जिस्ट जो आज हम कवर करेंगे। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ श्योरिटी हम अगली वीडियो पर बाद में समझेंगे। एक बार हम जाकर के देखते हैं कि जो हमारा बेयर एक्ट है वो क्या बात करता है। तो बात करते हैं पहले कंसिडरेशन ऑफ गारंटी की। सेक्शन 127 टॉक्स अबाउट कंसिडरेशन फॉर गारंटी। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। हमने जो बात करी थी कि उसकी पत्नी को परेशान मत करो, दैट इज सफिशिएंट। कोई चीज कर दी या कोई प्रॉमिस कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, दैट विल बी कंसिडर्ड अ सफिशिएंट गारंटी फॉर द श्योरिटी। तो देखो यहाँ पर ए और बी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए बी ए को पैसा दे रहा है, कंसिडरेशन। ए बी को पैसा चुकाएगा विद इंटरेस्ट, कंसिडरेशन। जो सी है वो ए के बिहाफ पर खड़ा हो रहा है, सी को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर ए पैसा दे देगा सी को कोई काम नहीं है, ए पैसा नहीं देगा तो सी को पैसा देना पड़ेगा। तो सी का जो ये यहाँ पर को हो रहा है, इसके बेनिफिट के लिए बी इसको पैसा दे रहा है सी के कहने पर, दिस इज इनफ कंसिडरेशन फॉर ए। तो बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। A agrees to do so, provided C will guarantee the payment of the price of the goods. C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the good. This is sufficient consideration for C's promise. बस सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा, ए बी सी ने कॉन्टैक्ट करा है, ए बी ने कहा है कि ए बी को गुड्स देगा, और है ना, बी ने ए से गुड्स मांगे हैं और ए कहता है ठीक है, अगर सी गारंटी के लिए खड़ा हो जाता है बी के लिए, मैं गुड्स देने को तैयार हूँ। और सी कहता है ठीक है, मैं एज ए गारंटर खड़ा हो जाऊंगा, और बी पैसा देता है, तो दिस गुड्स देना will also be sufficient consideration for C. A sells and delivers goods to B.
C afterwards requests A to forbear to sue B for a debt for a year and promises that if he does so, C will pay him in default of payment of B. A agrees to forbear as requested. This is sufficient consideration for C's promise. तो वही केस जो हमने अभी पढ़ा, सिंपल सा एग्जांपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जांपल पे क्या क्या कहा गया है। ए बी सी तीन पार्टी हैं, तो ए ने कहा कि ए बी को गुड्स दिया करता है, सी ए से रिक्वेस्ट करता है कि तू बी को सू करेगा 1 साल के अंदर अंदर, तो उसको पैसा दे देगा। ए अपना काम करता है। तो जो ए की बेनिफिट के लिए करा जा रहा है, जो प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए करा जा रहा है, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट द श्योरिटी इज सेइंग, इट विल बी कंसीडर्ड इनफ श्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरेशन। दिस इज द जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर स्टडिंग। ठीक है। ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, सी आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसिडरेशन अग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी, द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो ए ऑलरेडी गुड्स दे रहा है, अब सी के आने से कुछ खास नहीं हुआ। इन केस पर सी आ रहा है तब ए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि ए बी सी तीन पार्टी इन्वॉल्व है। ए को जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बी कॉन्ट्रैक्ट करने के रेडी नहीं है क्योंकि सी नहीं है। जैसे ही सी आ जा रहा है बी कॉन्ट्रैक्ट करने को रेडी हो जा रहा है। तो यहाँ पर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, बिकॉज ये जो बी रेडी हो जा रहा है ये इनफ कंसिडरेशन माना जा रहा है। बट वहीं पर को अगर बी ए को ऑलरेडी गुड्स दे रहा था, सी होता ना होता फर्क नहीं पड़ रहा था सी के होने से। ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो सी के आने से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, कंसिडरेशन जो है, अग्रीमेंट जो है वॉइड हो जाएगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा सी के आने से जहां पर को। अब बात करेंगे श्योरिटीज लायबिलिटी की। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो इट्स को एक्सटेंसिव। जैसे 5 लाख रुपए की बात करी गई है और 3 लाख रुपए प्रिंसिपल डेटर दे देता है, तो 2 लाख रुपए बचे हुए श्योरिटी को देने पड़ेंगे। ठीक है। A guarantees to be the payment of a bill of exchange by C, the acceptor. The bill is dishonored by C. A is liable not only for the amount of the bill but also for any interest charges which may have been due on it. तो अगर A ने B को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए थी और कहा सो कर लेना, और C एज अ श्योरिटी खड़ा है, तो होता क्या है कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो 15% का इंटरेस्ट लगता है। तो बी सिर्फ इस वैल्यू पे नहीं, इस वैल्यू पर भी लायबल है। जो ए की लायबिलिटी है वो सी की लायबिलिटी भी है। इसका मतलब बेसिकली ये है, अगर ए 3 लाख रुपए दे चुका है तो 2 लाख रुपए जो बच रहे हैं वो सी देगा। मतलब तो उसकी जो लायबिलिटी है इट इज सेम एज द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। अब आता है कंटिन्यूइंग गारंटी पर। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी। जो लंबी चौड़ी सीरीज पर चलने पर लगी है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बी जमींदारी प्रोमिसेस बी टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ 5,000 रुपए फॉर द ड्यू कलेक्शन ऑफ पेमेंट फॉर दोज सी। दिस इज कंटिन्यूइंग गारंटी। जब तक 5,000 रुपए का बात निकल करके आते रहेगी हर साल की, तब तक वो रिस्पॉन्सिबल है, तब तक वो लायबल है। इट इज कंटिन्यूइंग गारंटी। A guarantees payment to B, a tea dealer, to the amount of €100 for any tea he may from time to time supply to C. B supplies C with the tea above the value of 100 and C pays B for it. Afterward, B supplies C with the tea to the value of $200. C fails to pay. The guarantee given by A was a continuing guarantee and he accordingly liable to the extent of €100. तो कॉन्ट्रैक्ट पे उसने कहा था कि वो €100 तक का के लायबल है, और जब तक वो चाय देते रहेगा तब तक €100 की लायबल है, और 10 साल चाय देता है €100 की, तब तक सी लायबल है। वो €200 की चाय देता है उसके बाद अगले साल से सी को, क्योंकि सी का धंधा बढ़ चुका है और सी अब यहाँ पे करने फेल हो जाता है, वो 150 का प्रॉफिट कर पाता है। तो सी जो है वो सिर्फ €100 के लिए लायबल है, क्योंकि उसने कंटिन्यू €100 की बात करी थी, उसके ऊपर की बात नहीं करी थी। ठीक है। A guarantees payment to B of the price of 5 sacks of flour to be delivered to B to C and to be paid for in a month. B delivers 5 sacks to C, C pays for them. Afterwards, B delivers 4 sacks to C, which C does not pay for. The guarantee given by A was not a continuing guarantee and accordingly is not liable to pay for the 4 sacks. तो 5 कट्टे की बात कर रहा है कि 5 कट्टा आटा तो सी को दे इस महीने पर, अगर नहीं देगा तो वो है। ठीक है। अब उसके बाद बी देता है, सी बी नहीं दे पाता, सी पे करेगा तो चलेगा, बट बी उसके 4 कट्टे और भेज रहा है, सी पे नहीं कर पा रहा तो लायबल नहीं है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या, आप ऐसी गारंटी दे रहे हो जो हर ट्रांजैक्शन पर चलते रहेगी। आई एम सॉरी,
जो हर ट्रांजैक्शन पर कंटिन्यू करेगी। हमारा जो बेसिक हमको जो पकड़ना है वो ये पकड़ना है कि देखो 2 टाइप की गारंटी, एक है स्पेसिफिक गारंटी। अभी हम कुछ कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ए बी से लोन ले रहा है 10 लाख रुपए का, हाँ अगर नहीं चुका पाएगा तो मैं लोन दूंगा। पर एक को धंधा कर रहा है, जब बार बार एक को पैसा चाहिए होगा तो तुम इसको पैसा देते रहना, अगर कभी वो डिफॉल्ट करेगा तो मैं उसका जो पैसा डिफॉल्ट होगा वो दूंगा। 10 लाख रुपए तक का पैसा जो डिफॉल्ट करेगा मैं दे दूंगा। 10 लाख की मैं अमाउंट बोल रहा हूँ। तो अगर आने वाले 10 साल के बाद वो 10 लाख का डिफॉल्ट करता है या 20 लाख का डिफॉल्ट करता है तो 10 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू गारंटी दे रहा हूँ। वो धंधा करे, करने धंधा करने दो, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, एज अ सपोर्टर खड़ा हूँ। ठीक है। अब रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी, अ कंटिन्यूइंग गारंटी में बी एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन में नोटिस और ऑफ द क्रेडिटर। नोटिस से उसको रिवोक करा जा सकता है। हमने पूरा पढ़ा है, समझा है इसको, अभी इसको आप पढ़ लेना। कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं दे रखी है यहाँ पर को, सिंपल सिंपल वो दिया होगा, एग्जाम्पल दिया होगा। ए इन कंसिडरेशन ऑफ बीस डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ए रिक्वेस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर सी गारंटीज टू बी फॉर 12 मंथ ड्यू पेमेंट ऑफ ऑल बिल्स 5,000 रुपये 2,000 रुपये। A revokes the guarantee. The revocation discharge A from liability to B for any subsequent discount, but A is liable to pay उतना on default of C. तो जहां तक हम जो एग्जाम्पल लेकर चले थे उसको आप समझते हो, चलो ठीक है। यही एग्जाम्पल हमने काइंड ऑफ देखा था, थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, इसको मैं समझा ही देता हूँ आपको, रुको एक बार, मन नहीं मानेगा वरना। ए इन कंसिडरेशन ऑफ बीज डिसकंटिन्यूइंग एट एज रिक्वेस्ट, A in consideration of B's discounting at A's request bill of exchange for C guarantees to B for 12 month 12 महीने के लिए गारंटी कर रहा है the due payment of all such bill to the extent of 5,000 रुपये। 5,000 रुपये तक जितने बिल आएंगे उसको पे करने की बात करी जा रही है। B डिस्काउंट्स बिल फॉर C टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का वो डिस्काउंट उसको दे देता है। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स एट द एंड ऑफ 3 मंथ 3 महीने के बाद तक चलते हुए चला, दिक्कत नहीं पड़ी, ए रिवोक्स द गारंटी, ए ने गारंटी रिवोक कर 3 महीने के बाद। अब जो बाकी 3,000 रुपये बाकी थे वो तो नहीं दिए कभी भी, सिर्फ 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, वही पूरा पूरा काम हुआ था। तो रिवोकेशन डिस्चार्जेस ए फ्रॉम ऑल लायबिलिटी टू बी फॉर एनी सब्सिक्वेंट डिस्काउंट। अब जो बाद में होगा उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद की जो बात चल रही है उसका लेना देना कोई नहीं रहा। जो हमने एग्जाम्पल लेकर चला था ना, जैसे अगर सपोज उस एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो ये वाला जहाँ पर को हम लोग ये फर्स्ट जनवरी को दे रहे थे, यहाँ पर को मान के चलो कि वो 5 लाख रुपए देता है फर्स्ट जनवरी को, 5 लाख रुपए देता है 1 अगस्त को। तो अगर यहाँ जाकर के 3 जनवरी को आकर के मना कर दे तो 5 लाख के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है, पर बाकी के 5 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये वो कहना चाह रहा है, समझ में आया? सिंपल एज दैट। दूसरा, बाय द डेथ ऑफ श्योरिटी, death of surety operates in the absence of any contract or contrary as revocation of a continuing guarantee as far regards to the future transaction. Future transactions वाइड है, जो पहले ट्रांजेक्शन हो चुके हैं वो वाइड नहीं है, वो चलते रहेंगे। लीगल एयर्स को सू करा जा सकता है। अगर आप किसी की बेसिस पे गारंटी देते हो और आपकी डेथ हो जाए तो आपके जो लीगल एयर्स हैं, जहां तक आपने दे रखा है, कंटिन्यू गारंटी की बात चल रही है, जहां तक आपने गारंटी दे रखी, जहां तक आपकी डेथ नहीं हुई, जहां तक आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, वहां तक का आपकी फैमिली को पैसा देना पड़ सकता है। उसके बाद का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप मर गए, अगर उसके बाद कोई डील करी जाती है, भले ही वो क्रेडिटर को पता हो ना पता हो, इरेलीवेंट, जिस दिन आपकी डेथ हो जाए उसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा जाए उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। सेम गोज फॉर रेवोकेशन, नोटिस भेज दिया गया उसके बाद जो ट्रांजेक्शन डील होगी उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। अब ये सब लायबिलिटी वगैरह आ रही है, लायबिलिटी एंड जो आपके वो है, इनको हम पढ़ेंगे जब हम राइट्स एंड लायबिलिटी को पढ़ेंगे। पर इससे पहले हम समझते हैं कि इंडेमनिटी पर और गारंटी पर डिफरेंस क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम जो ID है वो है @the @viboor_tiwari। मैं लिख चुका हूँ बहुत जगहों पर, आप आकर के देख सकते हो और वहाँ कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प पूरी करने को रेडी हूँ। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ जहाँ हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।